तो कहाँ तक हो गया था इसमें? बैठकें होनी है ना, संविधान सभा की बैठकों के बारे में हमें पढ़ना है। सर, हाँ, एक बार वो अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा, अच्छा। अगस्त घोषणा अगर आती है 3 नंबर में आएगी आज ज़्यादा। तो एक तो उसका समय लिखना है, अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा, दोनों इसको कहा जाता है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो इसमें एक तो समय लिख देंगे, 20 अगस्त 1917 है ना, 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई? तो भारत सचिव, तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा की गई। देखो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन अगर आपको अगस्त घोषणा पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अगस्त घोषणा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, या इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं। तो समय 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा ये हो गया मुख्य विषय। भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना, बस ये 3 चीजें हो जाएंगी इसमें। किसने की घोषणा, कब की, और उसमें क्या खास बात कही गई। तो ऐसे 3 मार्क्स का ये आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो हम बैठकों की बात कर रहे हैं। संविधान सभा की जो बैठकें हुई हैं उसमें पहली, तीसरी और 5वीं बैठक ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तो 3 नंबर में बैठकों संबंधी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई एक बैठक पूछी जा सकती है। यहां से प्री में भी बहुत क्वेश्चन आए, मतलब आप मानो कि हर बार यहां से क्वेश्चन बन रहा है, संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर बार ही आ रहा है। लगातार 3-4 साल 5 साल से आप देखें, पेपर उठा के देखें पुराने, तो हर बार यहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो पहली बैठक के बारे में आज आपको 3 नंबर में पूछ लिया गया कि संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में बताइए, है ना। तो यहां पर भी 2-3 चीजें आपको बताना है, इसका समय बताना है। पहली बैठक का समय 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष इसमें इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, है ना।
और ये मनोनीत किए गए थे, ये जो अध्यक्ष थे, हाँ, वरिष्ठता के आधार पर इनको मनोनीत किया गया था। मतलब सबसे, चूंकि वरिष्ठ थे ये सदस्य, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनमें सबसे वरिष्ठ थे, है ना, इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और सभापति एक्चुअली नाम दिया गया था, अध्यक्ष न कहकर सभापति यहां पर कहा गया। और ये भी मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को कि ये जो वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा है, ये कहां से हमने ली है? फ्रांस से, है ना। वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष जो बनाया जाता है, ये जो व्यवस्था है ये फ्रांस की व्यवस्था है और फ्रांस से हमने इसको लिया हुआ है, इसको अडॉप्ट किया हुआ है और ये आज भी बनी हुई है। ये परंपरा आज भी चल रही है। ये परंपरा किस रूप में विद्यमान है? आज किस रूप में अभी विद्यमान है? स्पीकर जो प्रोटेम स्पीकर जो होता है, प्रोटेम स्पीकर जो बनाया जाता है वो वरिष्ठता के आधार पर ही बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा है वो आज भी चल रही है ना। लोकसभा और विधानसभा की जो पहली बैठक होती है, नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित विधानसभा की जो पहली बैठक होती है, उसमें प्रोटेम स्पीकर रहता है, उसमें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और प्रोटेम स्पीकर ही जो है बाकी जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है और उसकी अध्यक्षता में पहली बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता में स्थायी अध्यक्ष या स्पीकर चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ये परंपरा आज भी चल रही है जिसकी स्टार्टिंग यहां से मानी गई। इसी बैठक में उपसभापति भी चुना गया था, मनोनीत हुआ था उप सभापति। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, प्री में पूछा गया है। मेंस में कब आया है? तो पूरा नाम डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, नहीं मेंस में नहीं आया है लेकिन आ सकता है। मेंस अभी नहीं आया, मेंस रैंक प्री में एक बार आया था कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति का नाम पूछा गया था, तो फ्रैंक एंथोनी है। ठीक है, हाँ, फ्रैंक एंथोनी एक्चुअली एंग्लो इंडियन थे और ये सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, जबलपुर के रहने वाले थे और ऐसा कहा जाता है कि फ्रैंक एंथोनी के प्रयासों से ही संविधान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान जोड़ा गया है जो अभी नहीं है ना। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में कुछ सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं में 1 सदस्य एंग्लो इंडियन से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रावधान है, ये कहाँ का प्रावधान है? ये प्रावधान फ्रैंक एंथोनी के प्रयासों से संविधान में जुड़ा है और अभी इसको निरस्त कर दिया गया। 104 जो संविधान संशोधन है उसके तहत एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन है उसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। पहली बैठक ये है। तो पहली बैठक में आपको 3 चीजें बताना है। एक तो समय, सभापति, अस्थायी सभापति, अस्थायी उपसभापति। ठीक है, दूसरी बैठक देखो, कंटिन्यू 5 बैठकें हुई, 9, 10, 11, 12, 13। 9 पहली बैठक हुई, 10 दूसरी, 11 तीसरी, 12 चौथी और 13 दिसंबर 5वीं बैठक हुई। तो ऐसे टोटल
5 मतलब बैठकें तो बहुत हुई हैं, लेकिन 5 जो बैठकें हैं स्टार्टिंग की वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें 3, 9, 11, 13 ये ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई हैं, तो उन बैठकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली बैठक के बारे में मैंने बताया है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। सर यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि तीसरी बैठक कब हुई थी तो 13 दिसंबर आएगा। सॉरी तीसरी, हाँ तीसरी जो बैठक है वो 11 होगी और 5वीं बैठक 13 दिसंबर। सर वो इसमें ये लिखा कि तीसरी बैठक को ये प्रस्ताव नहीं, वो एक्चुअली करेक्शन हुआ है। आप जो नए नोट्स देखेंगे तो उसमें करेक्शन इसमें आ गया होगा ना, है ना, इसमें करेक्शन किया है। वो पुराना नोट्स था एक्चुअली। अब ये जो प्री का है इसमें भी करेक्शन करा दिया मैंने, इसमें भी होगा ना। प्री का नहीं है क्या आपके पास नोट्स? लाइन नहीं हो गया। ये जो नोट्स है आपके पास, ये लाल पट्टा वाला, ये पुराना नोट्स है। अभी मैंने इसमें चेंज कराया। प्री वाले में भी चेंज होगा और मेंस वाला जो नया नोट्स है उसमें भी चेंज। इसमें देखो संविधान सभा वाले टॉपिक में बैठकों के अंतर्गत कौन सा पेज है आप बता दो। पेज है 9 पेज में देखो, 9 पेज में बैठकों वाला जो टॉपिक है उसका दिया ना। हाँ, तो पहली दूसरी 9 दिसंबर को हुई, लेकिन उसमें कोई खास ऐसी बात नहीं हुई, इसलिए हम उसको पढ़ते नहीं है। तीसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। इसका समय 11 दिसंबर 1946। इसमें स्थायी अध्यक्ष बने थे। इसमें स्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने और ये निर्वाचित हुए थे एक्चुअली, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित है। स्थायी उपाध्यक्ष 2 बनाए गए थे। दो उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचार्य। V.T. कृष्णाचार्य ये भी निर्वाचित। और सचिव H.V.R. अयंगर। और इसी बैठक में संवैधानिक सलाहकार भी बनाए गए थे। वो थे B.N. राव।
संवैधानिक सलाहकार। ये आया था, इसका क्वेश्चन आ चुका है। BN राव, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मेरे ख्याल से पहला अध्यक्ष भी आया है ना, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, ये भी आया है। और BN राव का क्वेश्चन आया है। महिलाओं की संख्या कितनी, ये भी आया है। और एक आया है चुनाव कब हुए, पहली बैठक। हाँ, चुनाव कब हुई, पहली बैठक कब हुई, पहले अध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार और महिलाओं की संख्या। हाँ, एक ही क्वेश्चन। हाँ, तो कहने का मतलब कि यहां से लगातार ही क्वेश्चन 3 नंबर में मेंस में आ रहे हैं, प्री में भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको अच्छे से समझना है, एकदम याद ही कर लो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गई तीसरी बैठक की बात। अब आगे है 5वीं बैठक। पांचवी बैठक। इसका समय है 13 दिसंबर 1946। और इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस बैठक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ना। ये खास बात इस बैठक में हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष यही रहेंगे ना फिर जो। हाँ, वो तो वही है, अब बनाने की जरूरत ही नहीं। एक बार जो बन गए, ये पूरे समय यही रहे, संविधान निर्माण होने तक यही अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं, सचिव रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा सा BN राव के बारे में बता दूं। BN राव ये एक्चुअली इस समय संविधान सभा के अंतर्गत संवैधानिक सलाहकार बने और बाद में 1950 के आसपास ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बनाए गए थे, न्यायाधीश बनाए गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश या सदस्य बनने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। BN राव जो संवैधानिक सलाहकार रहे हैं, वो 1950 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय माने गए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये हैग में है, नीदरलैंड के हैग में स्थित है इसका हेड ऑफिस। और जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो भी विवाद होते हैं, उन विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है।
ठीक। इसके अलावा कुछ और भारतीय भी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है एकमात्र भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे, सदस्य तो रही है। वैसे देखा जाए तो 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य रह चुके हैं, जिसमें से 4 में से 1 अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पहले थे BN राव, दूसरे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, इसके बाद फिर RS पाठक और अभी हैं दलबीर सिंह भंडारी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य हैं भारतीय दलबीर सिंह भंडारी। तो ऐसे 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अभी तक सदस्य रह चुके हैं। उनमें 1 भारतीय ऐसे हैं जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एकमात्र हैं वो, और वो हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है। अब हम बात कर रहे हैं 5वीं बैठक की। 13 दिसंबर 1946 को ये संपन्न हुई। इस बैठक की खास बात ये रही कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के उद्देश्य के बारे में बताया गया और इसमें जो भी आदर्श उल्लिखित थे उन्हीं को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, है ना। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना कही जाती है। आई बात समझ में? उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी आदर्श उल्लिखित थे उन्हीं आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही संविधान की प्रस्तावना मानी जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के साथ ही भारतीय संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। भारतीय संविधान का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है वो कैसे हुआ है? उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण से ही तो हुआ है। ठीक है, कौन? हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव का क्वेश्चन आ चुका है, 5 नंबर में आया। नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव को 6 नंबर या 5 नंबर में भी आया है क्वेश्चन, है ना। और इसका प्री में भी आया है। उसमें आया था ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की कौन सी बैठक में प्रस्तुत किया तो उसमें 5वीं बैठक आंसर माना गया था आयोग द्वारा। पहले ये था कि तीसरी बैठक लोग करते थे ना, तो वो एक्चुअल में 5वीं बैठक है और आयोग ने उसको 5वीं बैठक माना आंसर। और यही क्वेश्चन 5 नंबर या 6 नंबर में भी आया है। अब हमें उद्देश्य प्रस्ताव संबंधित जो खास बातें हैं वो अगर 5 नंबर में पूछ ली गई तो कैसे लिखेंगे, यहीं पर उसको भी समझ लो आप, है ना। ये तो मैंने तीसरी बैठक की बात बताई। हाँ, अगर उद्देश्य प्रस्ताव पर्टिकुलर आपको 3 नंबर में आए तो कैसे लिखेंगे और 5 नंबर में आए तो कैसे लिखेंगे, दोनों को हम समझ लेते हैं। ये तो यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति कब प्रदान की, तो उसका समय है स्वीकृति 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकृति प्रदान की। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपको 3 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो लिखेंगे। अगर 5 मार्क्स में उद्देश्य प्रस्ताव आ जाता है तो उद्देश्य प्रस्ताव की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट में, है ना। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव अगर 3 नंबर में आता है तो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे।
उद्देश्य प्रस्ताव 3 मार्क्स। प्रस्तुतकर्ता ऐसे लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समय 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पांचवी बैठक। विषय संविधान के उद्देश्य का निरूपण विशेष इसके आदर्श संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित। है ना। तो ये तो 3 नंबर के हिसाब से मैंने बताया है। और एक चीज और इसमें, इसको स्वीकृति कब दी गई तो अब खैर पता नहीं आ पाएगा, है ना। स्वीकृति का तो कॉलम्स में स्वीकृति में ज्यादा हो जाएगा, हालांकि इतना मैटर 3 नंबर के हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो ये मेन चीजें इसकी हैं। ये तो आपको 5 नंबर में लिखना है। इसके अलावा आपको 5 नंबर में जो लिखना है वो इसके पॉइंट्स लिखना है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बातें सम्मिलित की गई थी, कौन कौन से आदर्श सम्मिलित किए गए थे, वो आपको 5 नंबर में एक्स्ट्रा लिखना है, इसके अलावा लिखना है। ये तो 3 नंबर के हिसाब से है। तो क्या क्या पॉइंट थे, अब जैसे 5 नंबर में आपको लिखना है तो स्टार्टिंग वही करेंगे कि संविधान सभा की 5वीं बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की। इसके मुख्य बिंदु
ऐसा करके आपको पॉइंट में लिखना है। मुख्य बिंदुओं में यह है कि इसमें कहा गया था कि जो भारत है उसको स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणराज्य घोषित किया जाएगा, है ना। इसमें प्रस्तावना में पहली लाइन वही है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के लिए। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव से ही आया है यहाँ पर, है ना। तो भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने की बात यहां पर कही गई थी उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी में वास्तविक जो सत्ता है, प्रभु सत्ता है, वो जनता में निहित है, ये भी बात कही गई थी। ये कहां से पता चला? ये हम भारत के लोग से पता चलता है। उसमें लिखा, स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना की, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव के पॉइंट हैं वो आप कहां से लेंगे? प्रस्तावना से ले लेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में जो है उद्देश्य प्रस्ताव की बातें हैं। आपको बहुत ज्यादा कोई अलग से याद नहीं करना है इसके पॉइंट्स को, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव को 5 नंबर में लिखने के लिए जो हम पॉइंट लिखेंगे वो पॉइंट आपको कहीं ऐसे याद नहीं करना है। प्रस्तावना आपको याद है तो आप वो पॉइंट वहीं से लेकर के लिख देंगे आराम से। तो भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने की बात इसमें कही गई थी। और इसमें कहा गया था कि जो जनता है वो वास्तविक सत्ता उसमें निहित है, या सत्ता का जो स्रोत है वो जनता है, ये बात कही गई थी। इसके अलावा संविधान का निर्माण करने की बात इसमें कही गई थी कि जो देश का शासन है, प्रशासन है, उसको संचालित करने के लिए संविधान का निर्माण भारत के लिए किया जाएगा। फिर भारतीय जो नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता यानी विचार है, विश्वास है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई थी, अवसर की समता प्रदान करने की बात कही गई थी, व्यक्ति की गरिमा। तो ये चीजें हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं, उसको यहाँ पर एक पॉइंट में लिख देंगे, है ना। यहाँ की नागरिक यानी भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके अलावा देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कही गई थी। जो जनजातीय हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजातियां, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको प्रस्तावना से ज्यादातर लेकर के और उसको यहाँ पर लिख देना है। लास्ट में आप इसमें बता देंगे कि प्रस्ताव, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है विशेष में, कि प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लिखित जो आदर्श हैं उनको प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। बस ये विशेष बात हो गई, लास्ट पॉइंट हो जाएगा, लास्ट लाइन हो जाएगी। निष्कर्ष में भी लिख दो या ऐसी लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उद्देश्य प्रस्ताव की बात पूरी हो जाती है और इसके साथ बैठकें कंप्लीट हो जाती है ना। संविधान सभा के अंतर्गत जो बैठकें हुई हैं, 5 बैठकें स्टार्टिंग के जो इंपॉर्टेंट रही हैं, उनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है। इसके बाद आता है संविधान सभा के अंतर्गत गठित समितियां। समितियों से भी क्वेश्चन लगातार आए हैं एग्जाम, जिसमें प्रारूप समिति का क्वेश्चन ज्यादा आया है। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के अंतर्गत कुछ समितियां गठित की गई हैं। तो उन समितियों के अध्यक्ष प्री में भी आ जाते हैं और मेंस में भी आ जाते हैं। भारतीय संविधान का
निर्माण करने के लिए संविधान सभा के अंतर्गत गठित समितियां ये तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति मानी जाती है वो है प्रारूप समिति। या इसी को कहते हैं संविधान निर्मात्री समिति। इसको भी पूछा गया एग्जाम में। देखो इसमें दो तीन चीजें आपको बतानी रहेंगी। 3 नंबर के हिसाब से अगर आता है, 3 नंबर के हिसाब से आने की ज्यादा संभावना है। गठन, 29 अगस्त, यही है ना समय, 1947 का ईयर है। अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 सदस्य और थे। अब 3 नंबर में तो खैर वो सदस्य सारे लिख नहीं पाएंगे। 5 नंबर में अगर आता है तो फिर उनके सदस्यों के नाम भी आपको लिखना पड़ेंगे। 3 नंबर में तो गठन हो गया, अध्यक्ष, और इसने क्या काम किया, इसने भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था, है ना। इसके द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ये आपको 3 नंबर के हिसाब से लिखना है। और 5 नंबर में आपको इनके सदस्यों के नाम भी लिखने पड़ेंगे। सदस्यों में एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, कृष्णस्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी, एन माधव रॉय, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना। ये ऐसे 6 सदस्य इसमें थे। एन गोपालास्वामी अयंगर, कृष्णस्वामी अय्यर, टी कृष्णमाचारी, के एम मुंशी, एम माधव रॉय और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये जो है 6 सदस्य थे। इस समिति द्वारा संविधान का निर्माण करने के लिए भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और जिसे संविधान सभा ने पास किया था 26 नवंबर 1949 को। इसी प्रारूप को संविधान सभा ने पास किया, पारित किया और वही संविधान हम पढ़ रहे हैं आज, है ना। तो इस तरीके से चूंकि जिस समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है।
है ना। तो ये हो गई प्रारूप समिति, संविधान निर्माती समिति के बारे में विचार। इसके बाद कुछ अन्य समितियां गठित हुई थी भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। इसमें जैसे संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, ये 3 समितियों के नाम मैंने लिखे हैं। इन तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेंस में 3 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे उन्होंने पूछ लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कौन कौन समितियां गठित की गई, हाँ ये क्वेश्चन आया होगा, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूछ सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा के अंतर्गत कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया। तो ये 3 समितियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पंडित जवाहरलाल इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उनमें एक तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, परामर्शदायी समिति। परामर्शदायी समिति के अंतर्गत इसी के अंतर्गत आती हैं मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये
फिर पर्टिकुलर एक एक समितियां का उल्लेख आता है, जैसे झंडा तदल समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित की गई थी, झंडा समिति जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित की गई। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग समितियां भी हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही समितियां हैं, प्रारूप समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित समिति, मेंस के हिसाब से, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन सीधा नहीं आता है। हालांकि वैसा भी आ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर समिति का नाम दे करके उसका अध्यक्ष पूछ सकता है ना। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे, उसका भी नाम पूछ सकता है। अल्पसंख्यकों से संबंधित उप समिति थी जिसके अध्यक्ष एससी मुखर्जी थे, उसका नाम पूछ सकता है। तो पर्टिकुलर समिति का अध्यक्ष भी पूछ सकता है, जैसे प्री में आता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस पहले आए हैं उसमें किसी सदस्य का नाम दे करके उसकी अध्यक्षता में गठित समितियों को पूछा गया। ठीक है, तो ये है इस तरीके से कमेटीज के बारे में। टोटल 22 समितियां थी संविधान सभा के अंतर्गत। कुल जो समितियां थी उनकी संख्या थी 22 और उनमें महत्वपूर्ण जो समितियां थी वो थी 8। टोटल समितियों की संख्या 22 और महत्वपूर्ण जो बड़ी समितियां थी उनकी संख्या थी 8। ठीक, ये तो बात हो गई समितियों की। अब हमारा संविधान कब बना, कब बनकर के तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसकी डेट आपको ध्यान रखना, सबको पता ही है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी समय भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसको कहते हैं अंगीकार करना, स्वीकार करना। अंगीकार करना, स्वीकार करना, अपनाना, इन सभी का मतलब सेम। इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्ट करना, है ना। 26 नवंबर 1949 में 3 चीजें प्रस्तावना में कही गई हैं। अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित, ऐसे वर्ड यूज होते हैं संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। ये 3 वर्ड उसमें लिखे हुए हैं। 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत यानी स्वीकार करना, अधिनियमित यानी अधिनियम के रूप में उसको पारित कर देना। संविधान सभा ने संविधान को एक अधिनियम के रूप में पारित कर दिया तो उसको कहते हैं अधिनियमित कर देना। इन एक्ट इंग्लिश में वर्ड यूज होता है, अधिनियमित, है ना। अधिनियमित, है ना। अधिनियमित वर्ड समझ में आया। अधिनियमित वर्ड का मतलब होता है उसको एक अधिनियम के रूप में पारित कर देना। जो अधिनियम के रूप में पारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है अधिनियमित कर देना, इनएक्ट। ठीक है, अधिनियम के रूप में पारित करने के पीछे जो वजह होती है वो ये होती है कि जब उसको अधिनियम के रूप में पारित किया जाएगा तभी उसको लागू किया जा सकता है, बिना इसके लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई विधेयक होता है तो विधेयक कभी भी लागू नहीं होता, अधिनियम लागू होता है ना। तो जब उसको प्रस्तुत किया जाता है सदन में, संसद के किसी सदन में, तो उसको कहते हैं विधेयक, बिल इंग्लिश में कहा जाता है। जब वो दोनों सदनों में पास हो जाता है, राष्ट्रपति के राज्य में राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और फिर एक्ट बनने के बाद ही उसको लागू कर सकते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये विधेयक लागू हो गया, ये अधिनियम लागू हुआ, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा सुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए अधिनियमित यहाँ पर किया गया था इसको। और आत्मार्पित मतलब समर्पित कर देना, सौंप देना, आत्मा को, जनता की आत्मा को समर्पित कर देना। 3 वर्ड ऐसे यूज होते हैं। इस डेट को
अगर हम विक्रम संवत के रूप में देखें तो उसमें लिखा रहता है मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, ये वर्ड लिखा रहता है मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी। इसका मतलब यहां पर यह है कि विक्रम संवत जो था इसका 2006 था। विक्रम संवत 2006, महीना माघ, इसके लिए लिखा है मार्ग शीर्ष, और तिथि है ना सप्तमी जो है, हाँ विक्रम संवत जो है इसका संवत था, महीना माघ, माघशीर जिसको लिखा जाता है, और तिथि जो है इसमें सप्तमी। ठीक है, तो कभी अगर विक्रम संवत में आपको उसकी तिथि पूछ ले या संवत पूछ ले तो आपको ध्यान रखना पड़े। मैंने आप लोगों को प्री में भी बताया था कि ईसवी सन को हम विक्रम संवत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या विक्रम संवत दिया है तो ईसवी सन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में मैंने बताया हुआ है ना। कैसे करते हैं, जैसे आपको ईसवी सन दिया है उसको विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस कितना, प्लस 57। ईसवी सन अगर आपको दिया हुआ है, ईसवी सन को विक्रम संवत में कन्वर्ट करने को कहा गया है तो आप उसमें प्लस 57 कर देंगे। जैसे यहां पर ईसवी सन कितना है, इसी से आप देख लो ईसवी सन कितना मैंने बताया अभी, 1949 है ना, 26 नवंबर 1949 ईसवी सन है। विक्रम संवत उसका 2006 है। तो इसमें अगर हम 57 ऐड कर देंगे तो हमें 2006 मिल जाएगा, और ये क्या है, विक्रम संवत है, अभी हमने देख ही लिया है। बस यही तो करना है। ऐसे अभी क्लासेस लग, जीडीसी में है ना आप लोग, ये कलेक्टेड वाला, अच्छा उधर न्यू जीडीसी में क्लासेस लग रही हैं उधर, नहीं मतलब सीसी वगैरह कुछ जाते ही नहीं है, तो उसमें 75% का नहीं है अटेंडेंस का, है बायोमेट्रिक ही लगा है उससे, और उसमें डेली अटेंडेंस ये वाला चीज इधर है, इसमें जरूरी है, वहाँ नहीं है जरूरी, तो बच्चे जाते नहीं है, हम भी जाते पर कभी क्लासेस कम लगती हैं। सर एक साथ पूरा ये, हाँ ये तो पूरा वही। आपका कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है, और इनका फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस था, फर्स्ट ईयर में ये था राष्ट्रपति तक था। अच्छा फर्स्ट ईयर में राष्ट्रपति 73 और 74 का संविधान संशोधन फर्स्ट ईयर में, मतलब ये पूरा यही था, कुछ अलग नहीं था। और लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट वही पंचायत नगरीय निकाय हो गया ये फर्स्ट ईयर में, पूरा फर्स्ट ईयर इतना ही बस। अच्छा सेकेंड ईयर में क्या क्या है अभी, सेकेंड ईयर में इसके संविधान के सोर्स जो अपन पढ़ते हैं यहाँ पे, हाँ। और थोड़ा मतलब थोड़ा सा और अलग है थोड़ा सा, तो वो फॉरेन मतलब वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, थर्ड ईयर में।
अच्छा, थर्ड ईयर में कैसे पब्लिक एड भी है ना, थर्ड ईयर का इसीलिए पता नहीं है। सेकेंड ईयर में पूरा मतलब यही है उसमें ज़्यादा इसकी सोर्स का पढ़ा नहीं। अच्छा, हाँ मतलब वो समझ गया, मतलब विदेशी संविधान वगैरह, मतलब बाहर के संविधान के बारे में भी होगा, है ना। थर्ड ईयर में पब्लिक एड है, एक पेपर पब्लिक एड का रहता है। ऐसे कितने पेपर होते हैं टोटल? 8। नहीं, पॉलिटिकल साइंस के कितने पेपर? पॉलिटिकल साइंस में ऐसा हो गया कि माइनर मेजर ओपन इलेक्टिव हो गया। अच्छा, तो जिसका मेजर सब्जेक्ट है उसके 2 पेपर होंगे और जिसका माइनर सब्जेक्ट है उसका 1 पेपर। अच्छा ऐसा है। अभी 2020। अच्छा, नए पॉलिसी के हिसाब से तो आपने इसको माइनर लिया है मेजर? माइनर में और हिस्ट्री मेजर। अच्छा, हिस्ट्री आपका मेजर, तो इसका एक ही पेपर होगा। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में एक ही पेपर होगा। अब आप अगर चेंज करवाना है तो जब एडमिशन होता तब उसमें चेंज भी हो जाता है। हाँ, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हो गया होगा। सिलेबस भी चेंज हुआ है क्या? हाँ सर, सिलेबस पहले से हुआ है क्या? 20 में नया आ गया। ये जैसे न्यू जीडीसी, ये ओल्ड जीडीसी, इसका सिलेबस अलग है, आपका अलग है क्या? ये अभी ऑटोनॉमस हो गई ना, ये अलग सिलेबस है। पिछले साल ही ऑटोनॉमस हो गया। हमारी यूनिवर्सिटी डीएवी नहीं लगती, तो इसका मतलब सिलेबस में ज्यादा अंतर है कि सेम है लगभग? पता नहीं, इसका मैंने देखा नहीं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सम्मत चेंज करना है, सन चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? आ गया समझ में? उल्टा कर दो इसका, जैसे विक्रम सम्मत दिया हुआ है उसको ईस्वी सन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 57 माइनस करना। तो 57 माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं हम, इसके बारे में पता है क्यों करते हैं? हाँ, नहीं, विक्रम 57 मतलब क्या, 57 हम माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं? 57 आया कहां से, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री पता है? हिस्ट्री में एक्चुअली विक्रम संवत जो स्टार्ट हुआ है वो 57 बीसी से स्टार्ट हुआ है। विक्रम संवत की जो स्टार्टिंग हुई है वो 57 बीसी से तो हुई है, और इसको स्टार्ट करने वाले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसका विक्रम संवत नाम पड़ गया। तो वो वहां से विक्रम आया, ये विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य से आया। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी कभी कभी कह देते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये उपाधि थी। ओरिजिनल जो विक्रमादित्य वो अलग है, उज्जैन के राजा थे। क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय अलग है, ये करीब 375 एडी के आसपास का समय, और ये इनका समय 57 बीसी के आसपास का समय है ना। तो जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत स्टार्ट किया था, इसलिए विक्रमादित्य के नाम पर इसका नाम हो गया विक्रम संवत, और उसका समय है 57 बीसी। तो इसलिए हम 57 को प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, ये इसका रीजन है। इसी तरीके से अगर आपको ईसवी सन दिया है उसे शक संवत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 78 माइनस करेंगे, क्योंकि 78 एडी है वो, ये 57 बीसी है तो प्लस करते हैं, और 78 एडी है तो ईसवी सन में 78 हम माइनस करते हैं तो हमें शक संवत मिलता है। तो 78 क्या है फिर? ये 78 कहां से आया, इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आप लोगों ने। शक संवत जो स्टार्ट हुआ है वो 78 एडी में स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट करने वाला कौन था? कनिष्क, है ना, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। उसने जो है 78 एडी में अपना राज्याभिषेक किया था और उसी समय इसको स्टार्ट किया था। इसलिए जब हम ईसवी सन को शक संवत में कन्वर्ट करते हैं तो 78 हमें माइनस करना होता है। अब इसी से क्वेश्चन आपको बना दे कि हमारा संविधान शक संवत के अनुसार कब अपनाया गया?
तो 1949 में 78 माइनस कर दो, जो भी हो कितना आए वो आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई बात संवत की। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारा संविधान जब अपनाया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, तो इसे संविधान सभा ने विधि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। संविधान सभा ने किस तरह घोषणा की थी? विधि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन इसको मनाया किस रूप में जा रहा है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। मनाने की घोषणा की गई थी विधि दिवस के रूप में, लेकिन अभी इसको संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये कब से मनाना प्रारंभ किया गया संविधान दिवस के रूप में? 2015। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया? तो उसका समय क्या है? 2015 से इसको मनाया जाना प्रारंभ किया गया, लेकिन इसको संविधान सभा ने कहा था कि इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इस समय 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेद लगभग लागू हो गए थे, लेकिन पूरा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद यानी 15 अनुच्छेद इसी समय 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, जो जरूरी थे। जैसे नागरिकता संबंधी प्रावधान थे, निर्वाचन संबंधी प्रावधान थे, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान थे। ये कुछ प्रावधान टोटल मिला के 15 अनुच्छेद होते हैं, उनको उस समय लागू कर दिया गया। लेकिन पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करने के पीछे एक इतिहास की घटना है। इतिहास में एक घटना घटित हुई थी। उस घटना को यादगार बनाए रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और वो घटना है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराना, और उस क्षण को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना। ये समय है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया। और ये जो समय है, इस समय को 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तो ये जो क्षण था, ये महत्वपूर्ण क्षण था, इसको यादगार बनाए रखने के लिए, इसको चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यहाँ पर डेट महत्वपूर्ण है, ईयर तो डेट के साथ ही चलता है। 26 जनवरी पहले 26 नवंबर था, जब 26 नवंबर से 26 जनवरी होगी तो ईयर तो 1950 हो ही जाएगा, 1949 तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? 26 जनवरी महत्वपूर्ण है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू करने के पीछे ये वजह बताई जो मैंने भी, उसको ध्यान रखना। हमारे संविधान को निर्मित होने में टोटल जो समय लगा है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और इसमें जो खर्च आया वो 64 लाख का खर्च आया, 64 lakhs। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टोटल समय लगा और 64 लाख का इसमें खर्च आया। तो इस तरीके से ये संविधान सभा से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे कौन से थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 6 नंबर में, है ना। संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे कब आया है? इस कौन सी ईयर में आया? आपके पास है ना वो? मेरे ख्याल से ये 2020 के पहले आया होगा।
18 में, हाँ 20 के पहले बता रहा हूँ ना, 6 नंबर में पहले आते थे क्वेश्चन। तो संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे भी पूछ सकता है दूसरे रूप में चेंज करके। तो प्रमुख मुद्दे का मतलब किन मुद्दों पर संविधान सभा में बातचीत हुई, चर्चा हुई, बहस हुई, ये इसका मतलब है। तो इसमें संविधान सभा का मेन काम तो संविधान का निर्माण करना, तो संविधान के निर्माण करने के लिए चर्चा हुई। दूसरा इसका काम था देश के लिए विधि का निर्माण करना, ये भी इसने काम किया है। तो 2 खास मुद्दे थे। इसके अलावा संविधान के अंतर्गत बहुत सारे और भी छोटे छोटे मुद्दे थे जिन पर चर्चा संविधान सभा में हुई है ना। तो 2 बड़े मुद्दे आपको लिखना है। एक तो देश के शासन का संचालन करने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण करना, देश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधि का निर्माण करना, देश के लिए विधि का निर्माण करना, है ना, ये खास मुद्दे थे। इसके अलावा भारतीय संविधान संघात्मक हो या एकात्मक हो, इसके बारे में बहस हुई, चर्चा हुई। ये एक मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, दोनों पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना पड़ा था। बाद में फिर सर्वसम्मति से ये मान लिया गया था कि यहाँ पर संघात्मक तत्व भी जरूरी है और एकात्मक तत्व भी जरूरी है संविधान के अंतर्गत। तो दोनों चीजें जो है इसमें इंक्लूड कर दी गई। इसके अलावा हमारा संविधान कठोर होगा या लचीला होगा, इस पर भी, ये भी एक मुद्दा था, इस पर भी विचार विमर्श हुआ, बहस हुई ना। संविधान कठोर हो या लचीला हो, इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। इसके अलावा राज्यपाल के निर्वाचन के संबंध में भी, राज्यपाल का निर्वाचन हो या राज्यपाल की नियुक्ति हो, इस पर भी चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई। बाद में तय किया गया कि राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए, है ना। केंद्र पर राज्यों का नियंत्रण रखने के लिए ये डिसाइड किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति होना चाहिए, ना कि निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, उसको लेकर विचार विमर्श हुआ कि शक्तियां बराबर होना चाहिए, कि केंद्र के पास ज्यादा अधिकार होना चाहिए, राज्यों के पास ज्यादा अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के भी काफी विचार विमर्श हुआ। तो अंततः ये डिसाइड किया गया कि केंद्र के पास ज्यादा पावर होना चाहिए, जिससे केंद्र द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को किस तरह से बनाए रखा जा सके, इस पर भी चर्चा हुई, है ना। राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, तो ये सारे मुद्दे रहे हैं जिन पर संविधान सभा के अंतर्गत विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई। तो ये है इस तरीके से संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया है, या इसी को हम कह सकते हैं संविधान सभा की भूमिका, या संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद मानी जाती है। कैसे? संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद। या अंतरिम संसद के रूप में।
और इसी के अंतर्गत हम संविधान सभा की भूमिका या संविधान सभा के कार्य पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे। देखिए क्या हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था उसके तहत संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय मान लिया गया था और इसे ये अधिकार दे दिया गया था कि संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून भारत के लिए बनाए गए हैं उनको संविधान सभा निरस्त कर सकती है, उनको संशोधित कर सकती है। संविधान सभा द्वारा जो भी ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे उन कानूनों में परिवर्तन संविधान सभा कर सकती थी, उनको निरस्त कर सकती थी और देश के लिए नए कानून बना सकती थी। ये अधिकार संविधान सभा को दिया गया और ये किसके तहत दिया गया, मैंने अधिनियम बताया है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आई बात समझ में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया गया। संविधान सभा को यह अधिकार दे दिया गया कि वह ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून पारित किए गए हैं, भारत के लिए लागू किए गए हैं, उन कानूनों में संविधान सभा परिवर्तन कर सकती है, उनको निरस्त भी कर सकती है और भारत के लिए नए कानून बना सकती है। तो इस तरीके से जो है संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ साथ भारत के लिए कानून भी बनाए, भारत के लिए विधि का निर्माण भी किया। इसलिए संविधान सभा को विधि निर्माणकारी सभा भी कहा जाता है ना। संविधान निर्माणकारी सभा भी बोलते हैं संविधान सभा को और विधि निर्माणकारी सभा भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। लेकिन जब इनकी बैठकें होती थी वो अलग अलग होती थी, है ना। संविधान सभा ने दो रूपों में मुख्य रूप से काम किया है। संविधान सभा दो रूपों में कार्य इसने किया है। एक है संविधान के निर्माता के रूप, दूसरा है विधि के निर्माता के रूप। और दोनों के लिए अलग अलग बैठकें होती थी। जब संविधान के निर्माता के रूप में बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस रूप में जब बैठक होती थी, विधि का निर्माण करने के लिए जो बैठक होती थी, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर।
इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, है ना। तो दोनों काम साथ साथ चले, संविधान सभा ने दोनों कार्य साथ साथ किए हैं, संविधान का निर्माण भी किया है और विधि का निर्माण भी किया है। इसमें एक डेट लिखी होगी मेरे ख्याल से, विधि का निर्माण करने के लिए पहली जो है नहीं, इसमें प्री वाले नोट्स में होगी, 17 नवंबर की डेट है मेरे ख्याल से, है क्या 17 अक्टूबर 1947। अच्छा, नहीं इसका मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, मैं कल उसमें देखना पड़ेगा मुझे। 17 नवंबर है कि 17 अक्टूबर? 17 अक्टूबर लिखा है क्या? अच्छा, नहीं मतलब नोट्स में? यस सर, नोट्स में। अच्छा, हाँ तो वो थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे 17 नवंबर डेट याद आ रही है। हाँ तो वो मैं करेक्ट कर दूंगा। तो ये समझ में आ गया कि कैसे काम किया। अब आपको ये इसके अलावा एक काम तो ये हो गया कि विधि का निर्माण किया, क्योंकि विधि का निर्माण संसद करती है, जब संसद नहीं थी तो ये काम जो है संविधान सभा ने किया। पहले आपको इसके बारे में समझना है कि अंतरिम संसद के रूप में काम संविधान सभा ने किया मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझना है। जब तक आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तब तक आप लिख ही नहीं पाएंगे आंसर, है ना। अंतरिम संसद में तो समझते हैं, अंतरिम संसद वर्ड जो यूज होता है वो किस लिए होता है? अंतरिम वर्ड जो होता है, अंतरिम मतलब अस्थाई, काम चलाऊ, है ना। अंतरिम जो वर्ड यहाँ पर लिखा है ना, उसका मतलब होता है अस्थाई या काम चलाऊ। जब वो संसद नहीं थी तब संसद के रूप में संविधान सभा ने काम किया। संसद की अनुपस्थिति में संसद के काम संविधान सभा ने किए, इसलिए उसको कह देते हैं कि संविधान सभा जो थी वो अंतरिम संसद के रूप में उसने काम किया, अंतरिम संसद थी, है ना। मतलब आज जो संसद के कार्य हैं उस समय संविधान सभा ने वो काम किए जो संसद कर रही है, क्योंकि संसद तो थी नहीं उस समय। संसद कब आई? 1952 में आई अस्तित्व में। 1952 में चुनाव हुए लोकसभा के, फिर राज्यसभा के चुनाव हुए, उसका गठन हुआ, है ना। तो 1952 के पहले तक जो भी संसद के काम थे वो किसने किए? संविधान सभा ने किए। इसलिए हम उसको कह देते हैं कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इसी को कहते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद थी वो। स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद थी, मतलब संसद तो वास्तव में संसद तो अस्तित्व में आई नहीं, तो जब संसद नहीं थी तब संविधान सभा ही संसद थी, क्योंकि वही काम करती थी जो संसद करती है। अब जब संसद नहीं है तो वही कोई ना कोई तो काम करेगा ना। तो आपको ये बताना रहेगा यहां पर कि कौन कौन से कार्य संविधान सभा ने किए जो संसद करती है, और यही इसका मतलब है इस क्वेश्चन का, यही आंसर होगा, है ना। तो पहले आप कोई भी हेडिंग है या कोई भी क्वेश्चन है, पहले उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, तब आप उसका आंसर लिख पाएंगे। आपने उसका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया तो आप कुछ का कुछ आंसर लिख के आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो आगे अब इसका जो मैंने हेडिंग लिखी हुई इसका मतलब आया समझ में? अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने का मतलब ये है कि अस्थायी संसद के रूप में काम करना, काम चलाऊ संसद के रूप में काम करना। जब संसद नहीं थी तो उस समय संसद के काम संविधान सभा ने किए, क्योंकि अब काम तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। भाई विधि बनाने का काम जो है कौन करेगा? संविधान सभा करेगी, क्योंकि संसद तो है नहीं। ठीक है, तो अंतरिम संसद के रूप में काम में पहला सब महत्वपूर्ण काम था विधि का निर्माण करना, जो संविधान सभा ने किया। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका वही है, क्योंकि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है देश के लिए विधि बनाना। और जब संसद नहीं थी, यानी 1952 के पहले तक ये काम संविधान सभा ने किया।
और ये अधिकार संविधान सभा को मिला कहां से? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से मिला, वो भी आपको समझ लेना है। तो ये एक एक चीज आप समझो, एक एक लॉजिक समझो, तब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना है ना? आया समझ में? अंतिम संसद मतलब अस्थायी संसद या काम चलाऊ संसद। जब संसद नहीं थी तब उस समय उसने संसद के रूप में काम किया, इसलिए उसको बोल देते अंतरिम संसद। ये क्वेश्चन एक बार प्री में पूछा गया है, काफी पुराना क्वेश्चन है ये। मेरा क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से 2000 के पहले का होगा। एमपीपीएससी प्री में 2000 के पहले क्वेश्चन आया था कि भारत में अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया। ये क्वेश्चन है प्री का क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन मेंस में आ सकता है 3 नंबर में, यही कही है ना। भारत में अंतरिम संसद के रूप में काम किसने किया? संविधान सभा ने किया। और यहां पर हम अगर 5 नंबर में आता है तो आपको पॉइंट लिखना पड़ेंगे कि क्यों किया। वहां पर एक ही पॉइंट से आपका काम चल जाएगा कि विधि का निर्माण, भारत के लिए, देश के लिए विधि का निर्माण चूंकि उस समय संविधान सभा ने किया, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो ये तो मेन पॉइंट है। लेकिन अगर 5 नंबर में आता है तो इस पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेंगे, तब वो आपका आंसर पूरा हो जाएगा 5 नंबर में। क्योंकि 5-6 पॉइंट तो आपको लिखने पड़ेंगे ना, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट जो है 3 नंबर के हिसाब से काफी है विधि का निर्माण, क्योंकि मेन पॉइंट होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा जिस तरीके से संसद में निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत भी सदस्य होते हैं, संविधान सभा में भी वही थे। संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे। हमने पढ़ा है अभी। निर्वाचित कितने थे? कितने थे निर्वाचित? ये तो मनोनीत थे ना, 93 मनोनीत थे और निर्वाचित 296 थे। 296 निर्वाचित और 93 मनोनीत थे। रियासतों के प्रमुखों ने किया था मनोनीत, है ना। और जो संसद होती है उसमें भी निर्वाचित मनोनीत होते हैं। जैसे लोकसभा में, खैर वो एंग्लो इंडियन वाला तो फंडा अभी तो है, आगे नहीं रहेगा, लेकिन राज्यसभा में तो होते हैं मनोनीत 12 सदस्य। ठीक है। इसके अलावा जिस तरह से संसद समितियों के जरिए काम करती है, संसद की बहुत सारी समितियां होती हैं, संसदीय समितियां, उसी तरीके से संविधान सभा ने जो अपने काम किए वो समितियों के माध्यम से किए, जिसमें प्रारूप समिति है, संघ संविधान समिति है, संघ शक्ति समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है ना, बहुत सारी समितियां, मौलिक अधिकार संबंधी समितियां है, अल्पसंख्यक संबंधी समिति है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे संविधान सभा में, जैसे लोकसभा में जो वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर बनता है, वैसे ही संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो सभापति बनाया गया था वो वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया। ये भी एक पॉइंट आता है। अभी संसद जो है उसमें राज्यों की विधानसभाएं भी आ जाती हैं, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। संविधान सभा ने पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन किया है। जब संसद नहीं थी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन उस समय संसद ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं, उनको राष्ट्रपति के रूप में किसने चुना? संसद ने, संविधान सभा ने चुना। अभी संसद चुनती है, तो ये भी तो काम हुआ ना। इसके अलावा संविधान सभा ने ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत उसका अनुमोदन किया था, अभी ये काम संसद करती है। सीमाओं का निर्धारण, जो क्षेत्र की सीमाएं हैं उनका निर्धारण जो है संविधान सभा ने उस समय किया था। राष्ट्रमंडल से भारत के संबंधों के संबंध में निर्धारण जो है संविधान सभा ने किया था। तो इतने सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ये सारे काम चूंकि अभी संसद कर रही है और उस समय संविधान सभा ने किए थे, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक, तो इस तरीके से जो है
ये टॉपिक आपका पूरा हो जाता है संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में। अब लास्ट इसमें आता है संविधान सभा की आलोचना, और इन आलोचनाओं के कुछ पॉइंट हम संविधान की आलोचना में भी लिख सकते हैं। पिछले बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले बार एक संविधान की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आया। पिछले बार का क्वेश्चन देखना, इसी में मेरे ख्याल से पीछे नहीं, इसमें नहीं, हाँ इसमें दिए हैं क्वेश्चन में, हाँ ऐसे ही आया था पिछले बार, संविधान से ही क्वेश्चन था, आलोचना करके आया था ना, पिछली बार का ही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी, भारतीय संविधान पर आलोचना, हाँ यही क्वेश्चन था। तो संविधान सभा की जो आलोचना है उनमें से कुछ पॉइंट हम संविधान की आलोचना में भी लिख सकते हैं। संविधान की आलोचना के अंतर्गत एक ये पॉइंट आता है कि ये संप्रभु निकाय नहीं थी संविधान सभा। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी? तो कुछ मामलों में थी, कुछ मामलों में नहीं थी। जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ऐसा कहा गया कि एक संप्रभु निकाय है, क्योंकि इसको जो है ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, पारित किए गए, लागू किए गए भारत में, उनको जो है निरस्त कर सकती है संविधान सभा, उनमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कुछ मामलों में नहीं थी। क्यों? क्योंकि संविधान सभा की जो बैठकें होती थी, उन बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार का अनुमोदन लेना होता था। इस आधार पर कह रहे हैं कि संप्रभु नहीं थी। तो दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, कुछ मामलों में संप्रभु थी, कुछ मामलों में नहीं भी थी, है ना। इसके अलावा इस संविधान सभा में एक ही दल का प्रतिनिधित्व था, कांग्रेस का, कांग्रेस की सदस्य ज्यादा थे, है ना। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं का ज्यादा प्रतिनिधित्व था, अन्य जो वर्ग था उनका वो अल्पसंख्यक थे, उनका प्रतिनिधित्व कम था हिंदुओं की बजाय, ऐसा कहा जाता है ना। संविधान सभा में ज्यादातर जो सदस्य थे वो वकील थे, इसलिए संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है ना। संविधान सभा में जो है वकीलों का बोलबाला था, तो इसलिए इसको कह देते हैं वकीलों का स्वर्ग। मेरे ख्याल से आइवर जेनिंग्स ने कहा है ना, ये आइवर जेनिंग्स ने संविधान, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। ये आपके आलोचना में पॉइंट आ जाएगा, संविधान की आलोचना में आएगा पॉइंट। लगभग सारे पॉइंट वहां लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि वकीलों का स्वर्ग भारतीय संविधान को क्यों कहा जाता है, ये 3 नंबर में आपको पूछ सकता है? हाँ, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे वजह यह है कि संविधान सभा में अधिकांशता वकील थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण में कानूनी भाषा का प्रयोग किया, जटिल कानूनी भाषा का प्रयोग किया, जो वकीलों के लिए तो सुविधाजनक थी, यानी वकीलों के लिए वो स्वर्ग हो गई और आम जनता के लिए नरक हो गई। इसलिए उसको कह दिया गया वकीलों का स्वर्ग। वकीलों के लिए अच्छा है ना, वकीलों का स्वर्ग मतलब अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि उनकी ही भाषा यूज हुई, क्योंकि वही थे उसमें ज्यादातर सदस्य, है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं वकीलों का स्वर्ग। इसको उधार का थैला भी बोलते हैं। संविधान को जो है, भारतीय संविधान को उधार का थैला बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रावधान है हमने अलग अलग जगह से लिए हैं। यहाँ मौलिक बहुत कम है, संविधान में मौलिकता की कमी है, ये भी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। हमारा जो संविधान उसमें मौलिकता की कमी है, उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि हमने ज्यादातर प्रावधान इधर उधर के संविधानों से लिया हुआ है ना। और इसको भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी कहा जाता है, कार्बन कॉपी बोलते हैं, मतलब उसके ही ज्यादा प्रावधान हमने संविधान में सम्मिलित किए हैं। और ज्यादा समय लगा, कि संविधान सभा की आलोचना भी हम कह सकते हैं, संविधान की आलोचना भी। संविधान का 1935 का जो अधिनियम है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसकी कार्बन कॉपी बोलते हैं, क्योंकि उसके ही प्रावधान ज्यादातर हमने संविधान में सम्मिलित किए हैं। भारतीय संविधान में टोटल जो प्रावधान उसका 70% हिस्सा 35 के अधिनियम का, इसलिए उसकी कार्बन कॉपी हम बोल देते हैं।
बड़ा संविधान बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे विशाल संविधान इसको कहा जाता है ना। संविधान को बनाने में समय ज्यादा लगा, खर्च ज्यादा आया, तो ये सारी आलोचनाएं संविधान सभा की भी कर सकते हैं और संविधान की भी कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में पिछले बार। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका संविधान सभा वाला पूरा हो जाता है और इसमें सारी चीजें लगभग मैंने संविधान सभा से जुड़ी बता दी हैं, जो आपके प्री में भी पूछी जा रही हैं और मेंस में पूछी जा रही हैं। तो संविधान सभा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप पुराने पेपर अगर देखेंगे तो हमेशा आया है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है। प्री में अभी इस बार तो मेरे ख्याल सिंपल ही आया ना, इस बार वो कैबिनेट मिशन प्लान का था शायद, यही था ना। और इसके पहले 2-3 बार से टफ क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार एकदम सिंपल क्वेश्चन आया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन से सिंपल ही क्वेश्चन आए, डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है, हाँ, भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संविधान। हाँ, ये एक्चुअली 3 नंबर में एक बार आया। हाँ, तो इसमें आपको यही बताना है कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, उसमें ब्रैकेट में हम कुल 464 भी 465 भी लिख सकते हैं। अगर वो सब ABCD में लागेंगे तो 465 करीब हो जाते हैं। और 22 भाग हैं टोटल, अगर कहें तो 25 भाग हो जाते हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 106 संविधान संशोधन। इसलिए इसको बृहत्तम या ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन या कॉम्प्रिहेंशन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये लिखना है, 3 नंबर में आया है। ये भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहत्तम संविधान है, समझाइए ऐसा क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में इतने भाग हैं, 22 भाग हैं, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, और 106 संविधान संशोधन, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको बृहत संविधान कहा जाता है। बस ये तो लिखना है, ठीक है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे तो आते हैं, बहुत टफ थोड़ी आते हैं, एकदम इजी आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बहुत इजी लगेगा, अगर नहीं समझा है तो फिर वो टफ है और आप कुछ का कुछ लिख के आ जाएंगे, आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, है ना। कभी क्या होता है कि समझने में गलती बच्चा कर देता है, स्टूडेंट समझने में गलती कर देता है। सिंपल है क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा वो सोचे विचार करे तो उसको आंसर आ जाएगा, लेकिन वो उतना सोच नहीं पाता है, प्रेशर रहता है एग्जाम के दौरान, तो प्रेशर में आकर के वो गलती कर बैठता है। ठीक, तो इस तरीके से ये टॉपिक आप लोगों का आज पूरा हो जाता है।